सर, एक तरफ आप हैं जो सिर्फ अपने डेवलपमेंट गिनाए जा रहे हैं और एक तरफ आपकी अपोजिशन है जो ये कहती है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है, लोगों को ग्राउंड इश्यूज से हटा के धर्म पे कन्वर्ट करती है। तो इस बात पे आप कितना बिलीव करते हैं? अभी एक मामला बहुत गरमाया हुआ है, एयरपोर्ट की ज़मीन वाला मामला। उसमें आपने एक बयान में बोला कि आपने 10 साल इस ज़मीन को बचाने की कोशिश की और अभी भी आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके पास? जैसे कि अभी एक केस हुआ अंकिता भंडारी का, उसमें बहुत बोला गया कि सीबीआई का रिजल्ट तुरंत सामने आएगा, सीबीआई लागू हुई, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ इतना वो आया नहीं है। दूसरी बात, एक और हत्याकांड की सीबीआई मांगी गई, सीबीआई भी कर दी गई। उसके पहले एसआईटी बिठाई गई, एसआईटी में जो दोषी पाए गए उनको जेल भेजा गया। तो जेल में अभी तक उनकी जमानतें नहीं हुई। अब केवल कांग्रेस के कह देने से या कुछ लोगों कह देने से कि ये दोषी है मान लिया जाए। जैसे हमारे मेयर साहब हैं, वो जो ये वाली जो कार्यवाही है वो सबके लिए बराबर कर रहे हैं, बट बात यह है सर कि वो उस चीज को जब मैनिफेस्ट करते हैं मार्केट में, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो लैंड जिहादियों के खिलाफ कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तहत ये 8 एकड़ जमीन खाली कराई थी। और हमने ये भी सोचा है कि जिस प्रकार से एक सरकारी संपत्ति को इतने लंबे समय से घेर कर और उस पर पता नहीं कितने अनैतिक कार्य हुए हैं, तो वहां पर एक भव्य हनुमान चालीसा का भी पाठ का आयोजन किया जाएगा ताकि उसकी शुद्धि हो जाए, गंगा जल का छिड़काव किया जाएगा। और इसके साथ ही अन्य स्थानों पर देवभूमि के अंदर उन्हें ऐसे और स्थान नजर आएंगे, लेकिन ऐसे अवैध अतिक्रमण नीली पीली चादर वाले अब नजर नहीं आने देंगे। तो वो इस तरीके से करते हैं जिससे मतलब एक कम्युनिटी को हर्ट हो सकता है। उस कम्युनिटी की ओर से भी कुछ लोगों ने गलत बातें कही। आदाब दोस्तों, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड आवाज़। आज हमारे साथ एक ऐसे पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम किच्छा की पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रांगली लिया जाता है। 2017 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी को हराने के बाद ये पूरे उत्तराखंड में एक बड़ा पॉलिटिकल फेज़ बनकर उभरे। यहाँ के लोग इन्हें डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए जानते हैं, जबकि कंट्रोवर्सीज़ और पॉलिटिकल राइवरीज़ के लिए भी ये हमेशा डिस्कशन में रहते हैं। और अगर मैं इन सब चीज़ों को साइड में रख दूं और व्यक्तिगत रूप से किसी सड़क चलते इंसान से पूछ लूं कि राजेश शुक्ला जी कौन हैं, तो मुस्कुरा कर कहेगा कि वो बड़े ही अच्छे और भले आदमी हैं। तो आज हम इनसे पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सीज़, किच्छा के फ्यूचर और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर एक बिल्कुल अनफिल्टर कन्वर्सेशन करने वाले हैं। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर राजेश शुक्ला जी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया साहब हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए हमारी टीम की तरफ से। और सबसे पहला सवाल आपसे ये कि मैं जानना चाहूँगा और शायद पूरी जनता जानना चाहती है कि आपके इस पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई और कैसा रहा अब तक का आपका पॉलिटिकल सफ़र? देखिए, मैं एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और वो कांग्रेस के एक बहुत सक्रिय, बहुत बड़े नेता भी रहे। वो छात्र जीवन में ऑल इंडिया स्टूडेंट कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे। जब वो नेशनल प्रेसिडेंट थे तो नरेंद्र तिवारी जी उनके ऑफिस सेक्रेटरी थे और पूरे देश में बॉम्बे में इन लोगों का राष्ट्रीय कार्यालय था। उसी आंदोलन में वो गोविंद वल्लभ पंत जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के संपर्क में आए। आज़ादी के बाद इस तराई क्षेत्र में भारत पाकिस्तान के बंटवारे से आए हुए लोगों को और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बसाने का काम सरकार करना चाहती थी। और उस समय तराई कॉलोनाइजेशन एक स्कीम सरकार ने लागू की। ये बात मैं 1949 की कर रहा हूँ। और मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित राम सुमेर शुक्ला जी को उस तराई कॉलोनाइजेशन का चेयरमैन बनाया गया और उनकी देख रेख में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने ही इस पूरे तराई एरिया को एस्टेब्लिश करने का काम किया। तो स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेसी थे, उन्हीं का मैं बेटा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उनकी डेथ हुई 1978 में, तो मैं क्लास 5th में पढ़ता था। मैं बहुत छोटा था। तो मैंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं यहाँ एन इंटर कॉलेज से पढ़ा। उसके बाद मैं पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया पढ़ने। वहाँ से मैंने कृषि स्नातक, परास्नातक की शिक्षा ग्रहण की जी। और वहीं से फिर मेरी जॉब लग गई जलपाईगुड़ी में। मेरी चाय बागान में जॉब लगी, मेरे असिस्टेंट मैनेजर के रूप में। लेकिन मैं जॉब में नहीं गया
मेरी इच्छा राजनीति में आने की थी, तो मैंने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में एमए में एडमिशन लिया। मैंने छात्र संघ का अध्यक्ष बना जी। और वहीं से फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। साहब, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी बात करते हैं, किच्छा की। आपको क्या लगता है अभी किच्छा की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम, वो क्या है? ये किच्छा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किच्छा पिछले आज़ादी के बाद आज़ादी का सबसे प्राचीनतम शहर और तहसील होने के बावजूद उसका विकास नहीं किया गया। अगर न्याय किया गया होता तो किच्छा जब परगना बना था 1972 में जी, तभी उसका एसडीएम को वहाँ बिठाना चाहिए था, लेकिन उनको रुद्रपुर बिठाया गया। अगर रुद्रपुर में आवश्यक था तो रुद्रपुर को तभी अलग परगना बना देना चाहिए था जी। लेकिन आपको बताऊं कि जब रुद्रपुर नाम का शहर था ही नहीं, तब किच्छा एक तहसील थी जी। किच्छा कोतवाली थी, किच्छा बाजार था। आज़ादी के समय भी जब लोग यहाँ आए 1949 में, तो किच्छा एक एग्जिस्टिंग तहसील थी अंग्रेजों के ज़माने की, जिसमें रुद्रपुर भी उसमें इंक्लूडेड था। बिल्कुल। तो उस दृष्टिकोण से हम देखें तो किच्छा की घोर उपेक्षा हुई। और ऐसा नहीं है कि किच्छा की उपेक्षा किसी एक व्यक्ति विशेष पर इल्ज़ाम लगा दूँ। किच्छा के निकट ही अकबर अहमद डम्पी साहब का निवास है। वो हमारे एमएलए रहे और उस ज़माने में रहे जब वो इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी के बहुत करीब थे। उनसे पहले देव बहादुर सिंह जी यहाँ के विधायक रहे। उनका गांव भी गंगापुर किच्छा में ही है। माननीय तिलक राज बेहड़ जी भी जब हल्द्वानी विधानसभा और रुद्रपुर किच्छा की विधानसभा और किच्छा के अब एमएलए हैं, जितनी बार वो एमएलए बने ज़िंदगी में और मंत्री बने, तब तक किच्छा उनके विधानसभा में रहा। उनका गांव मलसा भी किच्छा विधानसभा का हिस्सा रहा। बिल्कुल। लेकिन किच्छा को उसका हक नहीं दिया गया था। जब मैं एमएलए बना तो मैंने आवाज़ उठानी शुरू की। मेरी लड़ाई से किच्छा का एसडीएम किच्छा वापस पहुंचा, और चूँकि जिला बन चुका था रुद्रपुर, तो फिर उन्होंने अलग तहसील बना करके यहाँ पर तहसील और परगना बनाया जी। अगर मैंने वो लड़ाई लड़ी होती तो आज तक रुद्रपुर तहसील और परगना नहीं बनता। मैंने किच्छा अलग ले गई। तो ऐसे ही इन जो 60-70 सालों की अपेक्षा हुई है, उससे किच्छा पिछड़ गया। किच्छा में बहुत अपार संभावना है। और आप जाकर देखिए जिस तरीके की बुनियाद मैंने किच्छा की रखी है, आने वाले 10-5 सालों के अंदर मैं आपसे दावा करता हूँ कि किच्छा कुमायूं का एक सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, सबसे बड़ा शहर, सबसे विकसित शहर और सबसे विकसित इलाका बनेगा। बिल्कुल। आप कल्पना करिए जहाँ 1500 एकड़ ज़मीन में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा हो, जहाँ 800 एकड़ ज़मीन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा हो, जहाँ 100 एकड़ ज़मीन में एम्स का निर्माण हो रहा हो। बिल्कुल। तो वहाँ आने वाले समय में कितनी बड़ी संख्या में आबादी आएगी, उससे कितना विकास होगा किच्छा का, एग्जैक्टली आप समझ सकते हैं। लेकिन साथ साथ में आपका कहना सही है कि इसके लिए किच्छा को तैयार भी करना पड़ेगा। किच्छा अभी एक छोटे से कस्बे के रूप में है। उसका ड्रेनेज का एक अच्छा सिस्टम नहीं बन पाया, उसमें ट्रैफिक का एक अच्छा सिस्टम नहीं बन पाया, अतिक्रमण से ग्रस्त है किच्छा में, देखा होगा जी। तो इतना बड़ा ह्यूज है, तो लोग आएंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो इतनी बड़ी आबादी किच्छा कैसे संभालेगा? इसके लिए किच्छा को अपने तैयार करना होगा। यही सोच करके मैंने किच्छा के आसपास के गाँव को किच्छा में शामिल किया। मैं देवरिया को किच्छा में शामिल किया, बंडिया को किच्छा में शामिल किया, आज़ाद नगर को शामिल किया, सिरौली को शामिल किया। लेकिन सिरौली में राजनीति शुरू कर दी गई। कहा गया कि क्यों शामिल हो गया, क्यों शामिल हो गया, हमारा अस्तित्व बिठा दिया गया। तो हमने उनको अलग नगर पंचायत दी ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। फिर मुकदमा कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा कि साहब ये अलग नगर पंचायत में इसका स्तर कम हो गया, नगर पालिका में शामिल हो गई थी, अब ये छोटी हो गई। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री से कह के उसको नगर पालिका बना दिया। खुश होना चाहिए, लोग खुश हैं, लेकिन कांग्रेस दुखी है। फिर वो मुकदमा कर रहे हैं कोर्ट में। कारण ये है कि वो मुस्लिम को एक वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं किच्छा में जो मुस्लिम है प्लस सिरौली का मुस्लिम मिलाकर हम इतनी संख्या में रहें कि हमारी पार्टियां जीतती रहे। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि सिरौली अलग नगर पालिका बनेगी। जाहिर सी बात है वहाँ एक मुस्लिम चेयरमैन बनेगा। जहाँ 98% मुस्लिम है तो मुस्लिम ही चेयरमैन बनेगा। और एक अच्छी खासी आबादी है, उसका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ, उसका डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। भारत सरकार के पैसे से, स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से उसका विकास होगा।
राज्य वित्त के बजट से, तो उन्हें तो खुश होना चाहिए। अगर वो दावा करते हैं कि हम माइनॉरिटी के हित रक्षक हैं, माइनॉरिटी की हम ज़्यादा चिंता करते हैं, ऐसा कांग्रेस दावा करती है, उससे तो खुश होना चाहिए कि हमने जो काम वो नहीं कर सके हमने कर दिया। लेकिन इस पर भी हमें कटघरे में कोर्ट में खड़ा कर रखा, मुकदमा कर रखा है लोगों ने। हमें न्यायपालिका पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका वहाँ न्याय करेगी और जो होगा उसको हम स्वीकार भी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन किच्छा में कैसे उसके जाम की से निजात पाए हम, कैसे उसके हम ड्रेनेज सिस्टम को डेवलप करें, कैसे हम किच्छा को आने वाले समय के लिए तैयार करें। किच्छा के अंदर जो मिलें हैं, कोई आरा मशीन है, कोई चावल मिल है, कोई आटा मिल है, तो उन चीज़ों को हमें किच्छा से बाहर कहीं ले जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक अलग से एक ऐसा एक चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में या कहीं भी हम उनको एक ऐसी जेड बना कर दें, या हम उनको कोई एक जहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित कर सकें वहाँ के व्यापारी, और बदले में किच्छा के अंदर बड़े मॉल्स बने, वहाँ एक अच्छा पार्किंग के लिए व्यवस्था हो। जो नहर की कवरिंग काम मैंने शुरू किया था, जो अधूरा रह गया, वो पूरा हो। पूरा एक 5 किलोमीटर की जब बन जाएगी तो सिरौली से लेकर के आप चले जाइए, उधर जाइम्स बन रहा, वहाँ तक शहर के बीचों बीच से एक सड़क मिल जाएगी, तो उससे उसका डेवलपमेंट होगा। ठीक सर, जैसे कि इस बात बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है कि जिस तरीके से आपने किच्छा का डेवलपमेंट 10 सालों में अपने आप के रहते हुए आपने किया, और आप अपोजिशन में भी थे या फिर आप उस सीट को हार चुके थे, तब भी आप बराबर काम कर रहे हैं, दुनिया जानती है। आज भी कर रहा हूँ। आज भी। तो एक बात आपसे, एक सवाल मैं पूछना चाहता था कि आपको लगता है कि पब्लिक अब ये चीज़ छोड़ दिया है, पब्लिक ने डेवलपमेंट को देख के वोट करना? क्या और फैक्टर्स को ज़्यादा देख रही है पब्लिक? नहीं मैं कह सकता, लेकिन कई चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब आपको सफलता मिलती है, और कई कारण इकट्ठे होते हैं तब आप असफल होते हैं। राजनीति का भी कोई ऐसा एक फार्मूला फिक्स नहीं है कि आपको इसी चीज़ से वोट पड़ेगा। बिल्कुल। आपके काम भी एक फैक्टर होते हैं, आपका व्यक्तित्व भी एक फैक्टर होता है, बिल्कुल। आपकी पार्टी भी एक फैक्टर होती है, जो आपकी आइडियोलॉजी के वोट होते हैं, बिल्कुल। जातीय समीकरण भी होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं, कहीं कहीं मसल पावर का भी लोग इस्तेमाल करके जीत जाते हैं, कहीं कहीं मनी पावर से भी लोग जीत जाते हैं। तो कहाँ कौन सा फॉर्मूला चल जाएगा? राजनीति कला का विषय है, आर्ट साइड का सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, राजनीति विज्ञान कहते हैं। आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, साइंस कहाँ से आ गई? साइंस इसलिए आ गई कि इसमें इक्वेशंस बनते हैं, इसमें प्रयोग होते हैं। जैसे आप प्रयोगशाला में ये मिलाया, वो मिलाया, हाइड्रोजन मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया, पानी बन गया। तो ऐसे ही राजनीति में कब क्या मिलकर क्या बन जाए, कौन सा समीकरण बन जाए, कौन समीकरण टूट जाए, कौन नए समीकरण बन जाए, इसकी अनंत संभावनाएं होती। बिल्कुल। जो मायावती जी एक जमाने में ये कहती थी कि तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, और ऐसा कह के उन्होंने दलित समाज को इकट्ठा किया। उसी मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग में मिश्रा जी को साथ लेकर, सतीश मिश्रा को, और उन्होंने सवर्ण वोटों को और दलित वोटों का और मुस्लिम वोटों का गठजोड़ बनाया, और सवर्णों से कहा कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और उन्होंने एक ऐसा इक्वेशन बनाया कि वो एक बार फुल फ्लेज मेजॉरिटी में आ गई। तो राजनीति में प्रयोग होते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि काम करने से वोट पड़ेगा, काम करने से नहीं पड़ेगा। काम करने से वोट पड़ता, कई बार काम करने के बाद वोट नहीं पड़ता। बिल्कुल। उसका उदाहरण तिवारी जी ने इतना काम किया था लेकिन हार गए थे, इंदिरा जी ने इतना काम किया था, हार गए थे। मैंने इतना काम किया किच्छा में, लेकिन अब हार गया, क्योंकि वहाँ जातीय समीकरण और कुछ चीज़ें ऐसी बन गई। कुछ हमारे तरफ से भी कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने भी कुछ वोटों को खराब किया। कुछ क्वेश्चंस कैंडिडेट बदलने से बनती हैं। बिल्कुल। तो माइनॉरिटी के वोट भी थे, तो कई चीज़ें इकट्ठी हो गई, कुछ इनकम्बेंसी भी हो गई। अभी एक मामला बहुत गरमाया हुआ है, एयरपोर्ट की ज़मीन वाला मामला। उसमें आपने एक बयान में बोला कि आपने 10 साल इस ज़मीन को बचाने की कोशिश की, और अभी भी आप भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन रिस्पॉन्सिबल है आखिरकार? देखिए, मैंने कोशिश ही नहीं की, बल्कि मैंने उसका समाधान में निकाल दिया था। मैंने उस एयरपोर्ट को पंतनगर यूनिवर्सिटी में, जहाँ अब बन रहा है, जिसकी वजह से हमारी टीडीसी जो बहुत ख्याति लब्ध संस्था थी, जिसके बीज पूरे देश में विख्यात थे, टीडीसी को डिस्ट्रॉय करना पड़ा।
ठीक है। हमारे बहुत से 15 यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर्स को गिराना पड़ा। एक बहुत बड़ी आबादी जो टीडीसी और फार्म की हल्दी में रहती थी वो तोड़नी पड़ी। हमारी मंदिर और हमारे धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, रामलीला स्थल, सब चीज़ें तोड़नी पड़ी। गेस्ट हाउस, पार्क्स, हमारे ऑफिसर्स के बंगले, मकान, सब, थाना, जो नया थाना बनाया था पन्नगर में जी, सब तोड़ना पड़ा। ठीक ठीक। एक हाईवे इतना अच्छा बनाया था हमने जो लाल कुआं से आ रहा था यहाँ, उसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। उसकी जगह पर जब मैं विधायक था तो मैंने सुझाव दिया था कि इसको यूनिवर्सिटी के सदर्न पार्ट में बना दिया जाए, दक्षिणी हिस्से में। तो अटरिया रोड है जहाँ ये इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं हमारी रिद्धि सिद्धि की, इससे आगे को। और उसके लिए मेरे सुझाव पर 1100 एकड़ ज़मीन चिन्हित हो गई थी, उसका म्यूटेशन होकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को चली गई थी और लगभग इतना हो गया था कि वहाँ बनेगा। ठीक। क्योंकि जिस क्षेत्र के में कोई एयरपोर्ट होता है उस क्षेत्र का विधायक भी पदेन उस एयरपोर्ट कमेटी का, जो उसका संचालन समिति होती है, उसका पदेन वो वहाँ का एक मेंबर होता है। सांसद भी उसमें रहते हैं, उसमें डीएम भी रहते हैं। चूँकि मैं उस कमेटी का मेंबर था तो मैंने रखी थी बात कि यूनिवर्सिटी कितनी चीज़ें नष्ट करनी पड़ेंगी, क्या फ़ायदा है। यूनिवर्सिटी की ज़मीन लेनी है तो उधर ले लो जहाँ खाली पड़ी हुई है, डिफॉरेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, पेड़ भी नहीं काटना पड़ेगा। मेरी बात मान ली गई थी और जगह शिफ्ट हो गई थी। अब मेरे हटने के बाद जब मैं हार गया, उसके बाद फिर जो वर्तमान विधायक जी हैं वो उस कमेटी के मेंबर हो गए पदेन। अब उसके बाद मैं तो कमेटी के अंदर रहा नहीं। मीटिंग में किन परिस्थितियों में क्या कारण थे कि हवाई अड्डे को वापस वहाँ लाना पड़ा, मुझे नहीं मालूम। ये तो बेहतर वही लोग बता पाएंगे जो उस मैनेजमेंट कमेटी में थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में थे या उस कमेटी में थे। लेकिन मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि ने उस बात को ठीक से नहीं रखा। ठीक। अब उससे चलिए जो सरकारी बिल्डिंग टूटी है, जो वो हुआ तो चलिए उसका तो अलग बात है। जो शिफ्ट हुए लोग उनको दूसरी जगह मकान मिल गए, यूनिवर्सिटी के और हिस्सों में मिल गए। लेकिन जो संजय कॉलोनी मस्जिद कॉलोनी है वो उस जद में आ गई। वो एयरपोर्ट जिस दिशा में बढ़ रहा है उधर नहीं है, उसके बाहर है, बाउंड्री के बाहर है। लेकिन चूंकि वहाँ आबादी रहेगी तो कुछ चील आ गया, कौवा आ गया, कोई और चीज़ आ गई, कोई और दिक्कतें आ गई, बिल्कुल, तो उससे कठिनाई आ सकती है। इस बात पर उसको हटाने की बात हो रही है। लेकिन मैंने सरकार से कहा है कि बिना उसको हटाए भी चलाया जा सकता है अड्डे। ठीक है। मैंने ऐसे कई हवाई अड्डों को उदाहरण दिया कि जिनके बाउंड्री के बाहर किनारे लोग बसे हुए हैं। और सरकार से मेरी लगातार अभी बात चल रही है। हमारी पहली कोशिश तो यही है कि वो लोग वहाँ से ना हटें, और यदि कोई रास्ता नहीं बचा हो, हटाना ही मजबूरी हो, अंतिम विकल्प हो, जो मुझे लगता नहीं है कि हटाना कोई अंतिम विकल्प है। ठीक है। लेकिन अगर वही अंतिम विकल्प है तो फिर मेरी ये मांग रहेगी कि उन्हें हटाने से पहले कहीं जगह दी जाए बसने की। पहली मांग है कि उनको हटाया ही ना जाए, दूसरी मांग है हटाना पड़े तो उनको जगह दी जाए। ये मेरी कोशिश है। तो अभी आपको सर क्या लगता है, आपका ओपिनियन क्या है कि जो ये सरकार का बुलडोज़र है इसको आप रोक पाएंगे अभी? देखिए, सरकार का बुलडोजर तो वहाँ गया ही नहीं, तो आप बुलडोजर के बाद कहाँ से ले आए? नहीं, अभी तो कोई मतलब बुलडोजर चल वहाँ तो गया सकता ही है ना। नहीं, होने को क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो नोटिस गया है, नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है। उनमें से बहुत से लोग कोर्ट गए हैं, कोर्ट ने भी अभी शायद उनके बात पर नोटिस किया सरकार को, उनकी बात सुनने के लिए कहा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर तो कोई ऐसा भय नहीं पैदा करना चाहिए कि बुलडोजर आ रहा है जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है सर। आपके जो अपोजिशन है उनके साथ जो आपकी एक राइवलरी है, क्या अब वो पर्सनल भी हो चुकी है या सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी? देखिए, मेरी ओर से तो कोई पर्सनल राइवलरी किसी से नहीं है पूरी दुनिया में। ठीक है। मेरा कोई व्यक्तिगत शत्रु है ही नहीं पूरे संसार में। ठीक है। मैं किसी को शत्रु मानता ही नहीं। प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीति में आगे बढ़ने की होड़ भी रहती है, कंपटीशन रहता है, और उस कंपटीशन में भी आपने देखा होगा कि मेरी ओर से कभी पहल नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जब कोई जिम्मेदार आदमी जो कल का बच्चा नहीं है, कई बार विधायक रहे हैं, जिम्मेदार हैं, मिनिस्टर हैं, अगर कोई झूठ बात करते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते हैं, चरित हत्या करने की कोशिश करते हैं, मेरे पूज्य पिताजी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके विरुद्ध अपशब्द कहते हैं, तो फिर मुझे जवाब देना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा मेरे जवाब में भी मेरी मर्यादा रहती है।
मैंने कभी कोई असंसदीय बात नहीं करी, अशोभनीय बात नहीं करी। वो तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, गाली बकते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन मैंने कहीं अब जवाब देने को भी कहा जाएगा कि राइवरी है, तो भाई अब राजनीति में जवाब नहीं देंगे तो चुप रहेंगे तो फिर दोषी समझे जाएंगे। अफवाहें फैलाई जाती हैं। मेरे चुनाव से पहले किच्छा में एक अफवाह फैला दी इन लोगों ने, बेहड़ ने और इन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, कि मैं वहाँ का बस अड्डा पे नाम करा रहा हूँ। झूठ मूठ में सूत न कपास नाम करा रहा हूँ। मैं बस अड्डा बाहर ले जाने की बात कर रहा था कि जहाँ अब बना है जाकर देखें कितना अच्छा बनाया मैंने किच्छा में। तो मैंने तो क्योंकि वहाँ हम बना नहीं सकते थे, जहाँ इन्होंने टीम लटका दी थी वहाँ हम इसलिए नहीं बना सकते थे कि वो यूपी के नाम थी वो जगह, सिंचाई विभाग रुहेलखंड की वो प्रॉपर्टी थी। तो वहाँ उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट कोई बस अड्डा बना नहीं सकती थी। तो फिर मैंने उसको वहाँ बनाने की बात की, इन्होंने उड़ा दी। आज ही बस अड्डा वहीं खड़ा। ऐसे ही इन्होंने पंतनगर में एक मल्टी स्टोरी एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही थी, कोई रिसर्च वो किसी एक प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा था, इन्होंने उड़ा दिया कि मौ शुक्ला जी का बन रहा है और इसके बाद ये मार्केट उजाड़ी जाएगी चुनाव में। ठीक है। और ये कह के लोगों से वोट लिए। तो झूठ बोल करके, अफवाह फैला करके, दूसरे की चरित्र हत्या करके राजनीति करना मैं पसंद नहीं करता। आपके और मुझसे तुलना कर लो, आप पर कितने केस लगे हैं ज़िंदगी में, मुझ पर कौन सा लगा है? आपने मंत्री के प्रभाव में अपने उसमें वो ख़त्म करा लिए, वो अलग विषय है। आप लोगों से कहते हो कि पिक्चर बाकी है, अभी ये गए थे छिन की तो वहाँ कह रहे थे पिक्चर अभी बाकी है। तो कौन सी पिक्चर बाकी? एक पिक्चर तुमने यहाँ देखी जो उनके लड़के ने पिक्चर दिखाई सबको अपने विरोधियों को फंसाने के लिए। तो क्या ये पिक्चर करके राजनीति करोगे? तो अपने विरोधी को बदनाम करने के लिए नाटक करोगे, झूठे हमले, ये अफवाह, जो कुछ भी कह देना, ये राजनीति नहीं है। आप वर्क पे बात करिए कि आपने क्या काम किया। आप बताइए आपने 5 साल में कौन से बड़े प्रोजेक्ट लेकर आए, एक का नाम बताइए ना। आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुनते हैं, तो आपकी बात सुनते हैं मुख्यमंत्री जी, तो आप बताइए फिर आप क्या लेकर आए किच्छा के लिए। आप तो कह रहे थे मैं IIM लाऊंगा, मैं यहाँ पर वो लाऊंगा, क्या कहते हैं, स्टेडियम लाऊंगा बहुत बड़ा, कुछ नहीं आया। आप कह रहे थे पता नहीं कौन सा सिटी क्लब बनाऊंगा, वो भी नहीं बना। यहाँ बना भी रुद्रपुर में आपने बनाया, तो आपने पदेन अपने को उसका जिंदगी भर के लिए अपना वो बना दिया उसका पदाधिकारी। ऐसा कहीं होता नहीं है। पदनाम से तो होता है कि कलेक्टर रहेगा या पदेन MLA कोई रह ले, लेकिन व्यक्ति विशेष रहेगा ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये लोग और तरह के लोग हैं, इनको कोई राजनीतिक टेस्ट नहीं है। ये केवल हड़पो, लूटो, कब्जा करो, झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, चरित्र हत्या करो किसी की, बस उसी पे करो। एक ज़माने में कहते थे कि राजकुमार ठुकराल दंगाई है, आज माला पहना रहे हैं कूद कूद के। अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा कि रुद्रपुर हत्याकांड की जो वो दंगे की जो स्क्रिप्ट लिखी गई, जो उसका मास्टरमाइंड था, वो अपनी ही पार्टी के नेता को बता रहे थे, भाजपुर के लाडी को। बयान सुना होगा आपने जी। तो अब क्या कहा जाए, अब वो सब तुम्हारी पार्टी में भी हैं। इसका मतलब तुम माइनॉरिटी को गुमराह करने की सब बातें कर रहे थे जी। अगर वास्तव में माइनॉरिटी के लोग चिंतक नहीं थे या दंगाई थे, तो फिर आपने अपनी पार्टी में क्यों लिया? झूठ बोला आपने एक तरह से देखा जाए। उस समय झूठ बोले थे ठुकराल के खिलाफ, कभी लाडी के खिलाफ। तो अपनी पार्टी में भी किसी को बर्दाश्त नहीं करना है। एक महिला इनके यहाँ अध्यक्ष बन गई, उस पर इन्होंने जवाब दिया कि महिला चला ही नहीं सकती, ये क्या बन गई, गलत बन गई। आपको याद होगा जो रुद्रपुर नगर की जो भाजपा की अध्यक्ष बनी थी, एक महिला इनके यहाँ क्या उसके साथ किया, जो उसको टिकट दिया था विधानसभा का, देखिए क्या स्थिति, उसको भाजपा में आना पड़ा। देख ही रहे आप। तो इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, केवल ये रुद्रपुर की महिला अध्यक्ष बन गई इतना ही नहीं, मीना शर्मा के खिलाफ नहीं, ये तो महिला कहीं से ना आगे आ जाए। महिला सिर्फ नेतृत्व ना करे, हमारे नीचे रहे, हम जैसा चाहे वैसा करे, इस सोच के लोग हैं। इसी कारण इन्होंने जो लाए थे मोदी जी अभी वो विधेयक, नारी शक्ति बंधन बिल, बिल को विधेयक कहते हैं हिंदी में। हाँ, वही। उसको वो लाए थे जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए लोकसभा में, विधानसभा में, उसे इन्होंने पास नहीं होने दिया। इनका महिला विरोधी चरित्र सामने आया। यहाँ भी नगर में भी एक महिला अध्यक्ष बन गई तो कहने लगे ये क्या करेगी, कर नहीं पाएगी।
हमें देखिए, हमने अभी विधेयक लागू नहीं हुआ तब भी हमारी पार्टी ने कहा कि 33% पदों पर महिलाओं को बिठाओ। हमने बिठाया अपने संगठन में। मैंने अपने यहाँ पन्नागर में महिला अध्यक्ष बनाई है मंडल की, और पूरे प्रदेश में भी हमारे यहाँ संगठन में सब महिलाओं को उतना स्थान दिया गया है। तो इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मेरा शरीक मजहब क्या पूछती हो मुन्नी, सिया के साथ सिया और सुन्नी के साथ सुन्नी। इनका कोई वो नहीं है, कोई विचार नहीं है। बस कैसे सत्ता मिल जाए, कैसे सत्ता लेकर के कैसे उसे लूट खसोट कर ले। यही कारण था कि इतनी बड़ी पार्टी, इसका इतना बड़ा इतिहास था, आज अब देखिए हाशिए पे खड़ी है। आप देखिए ना आसाम के रिजल्ट्स, आप देखें ना बंगाल के रिजल्ट्स, पश्चिम बंगाल के रिजल्ट्स, आप देखिए ना देश के अन्य हिस्सों के रिजल्ट्स। उससे आपको लग रहा होगा कि जहाँ इनके अलावा कुछ था ही नहीं, आज यहाँ वहाँ 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 की चीज़ों पर खड़े हैं। सर, जैसे कि आपने अभी महिला सशक्तिकरण की बात करी, लेकिन उसमें भी कई बातें आपकी पार्टी की भी सुनने में आती हैं, जैसे कि अभी एक केस हुआ अंकिता भंडारी का, उसमें बहुत बोला गया कि सीबीआई का रिजल्ट तुरंत सामने आएगा, सीबीआई लागू हुई, लेकिन उसका भी अभी तक कुछ इतना वो आया नहीं है। दूसरी बात, एक और हत्याकांड की सीबीआई मांगी गई, सीबीआई भी कर दी गई। उसके पहले एसआईटी बिठाई गई, एसआईटी में जो दोषी पाए गए उनको जेल भेजा गया, जो जेल में अभी तक उनकी जमानतें नहीं हुई हैं। अब केवल कांग्रेस के कह देने से या कुछ लोगों कह देने से कि ये दोषी है मान लिया जाए? आप बताइए, आखिर इस देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है ना। आपने पुलिस पर भरोसा नहीं किया, एसआईटी को दिया गया। ठीक है, एसआईटी ने उस पूरे केस में कुछ मुलजिम बनाए, उस मुलजिमों को जिनको पर तथ्य पाए गए उन्हें कोर्ट के आगे पेश किया, जेल भेजा गया। उसके बाद भी अगर उसके इतने साल बाद उसके बाद 2 चुनाव हो गए प्रदेश में, ठीक है, लोकसभा विधानसभा के, जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया। अगर हम नारी विरोधी होते, अंकिता हत्याकांड में हम दोषी होते, तो डेफिनेटली हमको उसके बाद मैंडेट नहीं मिलता, जनमत नहीं मिलता। फिर भी अगर इस समय कुछ लोगों ने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, कुछ पार्टियों ने, और उनके माता पिता का इस्तेमाल करने की कोशिश की, सरकार ने कहा आप जैसे चाहते हैं वैसे हम कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा सीबीआई करिए, हमने सीबीआई कर दी। अब सीबीआई समय तो लेगी ना, फिर से इन्वेस्टिगेशन करेगी शुरू से फ्रॉम द बॉटम, समय तो लगेगा। लेकिन ये कहना कि हमने अंकिता हत्याकांड को सीरियसली नहीं लिया, गलत है। तुरंत लिया, तुरंत एसआईटी बिठाई, तुरंत दोषी पकड़े, वो जेल भेजा। ठीक, डेमोक्रेसी में, कानून में यही हो सकता है। हाँ सर, एक तरफ आप हैं जो सिर्फ अपने डेवलपमेंट गिनाए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ गिनाने वाली बात नहीं, हमने देखे भी, ठीक है, और एक तरफ आपकी अपोजिशन है जो ये कहती है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति ज़्यादा करती है, लोगों को ग्राउंड इश्यूज से हटा के धर्म पे कन्वर्ट करती है। तो इस बात पे आप कितना बिलीव करते हैं? क्या राजनीति, धर्म की क्या राजनीति करती है बताएं ना। हमने धर्म की क्या राजनीति की है? हमने क्या इस पूरे हिंदुस्तान में किसी भी मजहब के लोगों को उनके जो अधिकार हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के, कि आपको अपनी पूजा पद्धति करने का अधिकार है, अपने रीति रिवाजों को मानने का अधिकार है, क्या रोका है कहीं? बताएं, क्या हमने किसी को चर्च में जाने से, मस्जिद में जाने से, गुरुद्वारे में जाने से रोका है? आप बताएं। नहीं। तो हम धर्म की राजनीति क्या कर रहे हैं? अगर भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, देश मानता है, ठीक है, और इस बात पर अगर पूरे देश का एक समाज आंदोलित है, और भाजपा ने भी कह दिया हाँ ये अयोध्या उनकी जन्मभूमि है, वहाँ बनना चाहिए मंदिर, हम विचार रख सकते हैं अपने। लेकिन हमने जो न्यायालय में चल रही थी प्रक्रिया, क्या उस पर कोई बाधा लगाई? क्या हम जब फुल फेज मेजॉरिटी में आ गए, अगर हम उस विचार के होते तो हम तो एक विधेयक ला करके भी बना सकते थे मंदिर, लेकिन हमने नहीं किया सा। हमने कोर्ट का फैसला आने दिया। आखिर एक डेमोक्रेटिक जहाँ जमहूरियत है, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सब मिलकर काम करती हैं। ठीक है, तो एक मामला न्यायपालिका में था, तो हमने उस न्यायपालिका का इंतजार किया, बन गया, न्यायपालिका ने कहा बनाइए, हमने बना दिया। हमने भी नहीं बनाया, कोई सरकार नहीं बनाया, जनता ने देश की बनाया। तो हमें नहीं लगता कि कोई किसी धर्म के विशेष के खिलाफ कोई सरकार काम कर रही हो या किसी धर्म के पक्ष में काम कर रही हो, ऐसा तो नहीं है। अब सरकारी ज़मीन पे कहीं अतिक्रमण है तो मंदिर भी हटाया जा रहा है। मेरे यहाँ एक मजार हटाई गई, उसकी बड़ी चर्चा हुई।
और उसी मजार के बगल में एक प्राचीन काली मंदिर हटाया गया, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। जो किच्छा से नगला आप जा रहे होंगे तो जो सड़क चौड़ी हो रही है, तो चौड़ी हो रही तो उसमें पहले जब किच्छा से आप जाएंगे तो पहले एक मंदिर पड़ता था, बहुत प्राचीन मंदिर था, काली मंदिर। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मजार थी। तो जब उनको सड़क चौड़ी करनी थी तो उन्होंने मंदिर भी हटाया, मजार भी हटाई, लेकिन मजार को ऐसा पेश किया गया जैसे कि हम माइनॉरिटी विरोधी हैं, और जो मंदिर हटा उसकी कोई चर्चा नहीं की गई। तो ये बायसेंस नहीं है, ये मतलब ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है। बट आपकी पार्टी के लोग भी तो कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे मेयर साहब हैं, वो जो ये वाली जो कार्यवाही है वो सबके लिए बराबर कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने बहुत सारी जगहों की ज़मीनें ली हैं और मंदिरों की भी ज़मीनें ली हैं, ठीक है। उन्होंने अभी तक एक ज़मीन ली है ईदगाह की, जो कि माइनॉरिटीज़ में या मुसलमानों की ज़मीन कह सकते हैं, ठीक है। बाकी और उन्होंने जितनी भी ज़मीनें ली हैं वो मेजॉरिटी की ज़मीन है, और कहीं मंदिर था, कहीं स्कूल था, और लिया था। बट बात यह है सर कि वो उस चीज़ को जब मैनिफेस्ट करते हैं मार्केट में, तो वो इस तरीके से करते हैं जिससे मतलब एक कम्युनिटी को हर्ट हो सकता है। नहीं, उस कम्युनिटी की ओर से भी कुछ लोगों ने गलत बातें कही। अच्छा। कुछ कांग्रेस के लोगों ने भी भड़काने की बातें की, ठीक है, ये भी देखना चाहिए। दूसरी बात कि जो ईदगाह की ज़मीन थी, जहाँ ईदगाह होती थी, वो तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है। अब इनसे कोई पूछे कि जो लोग ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के लोग थे, इतने साल यहाँ नसरीन कुरैशी चेयरमैन रही, इतने साल यहाँ तिलकराज बेहड़ विधायक रहे, इतने साल यहाँ कांग्रेस का राज रहा, वो तो क्यों नहीं आपने उसकी लीज करा ली पूरे की? जब आपके नाम 2.5 एकड़ ज़मीन है और आप 12 एकड़ ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरकार की ज़मीन है, और उसी में कोई कोर्ट भी जा रहा है, जब कोर्ट जा रहा है और कोर्ट डायरेक्शन दे रही सरकार से कि खाली कराइए, क्या करेगी सरकार आप बताइए? मेरा मतलब ये है कि केवल एलिगेट नहीं करना चाहिए। आप सरकार में थे, आप चेयरमैन थे, आपने तो उनका वोट बैंक के लिहाज से भी देखा जाए तो भाई मुस्लिम तो आज तक भाजपा को तो कम ही वोट देता है, ज़्यादा वोट तो उसका कांग्रेस को या इन्हीं लोगों को पड़ता रहा। तो जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने क्या किया ईदगाह के लिए? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इन्होंने क्या नाम कर दी ज़मीन? जब इन्होंने इतनी ज़मीनें सबको कर संस्थाओं को करी, अगर वहाँ ज़्यादा जरूरत थी ज़्यादा कर देते। लेकिन किसी सार्वजनिक स्थल पे कोई मंदिर बना हो, कोई मस्जिद बना हो, कोई गुरुद्वारा बना हो और जनता को उसके उपयोग की आवश्यकता हो, या कोई कोर्ट जा रहा हो, ये कहने के लिए साहब कब्जा है, खाली तो कराना पड़ेगा जब कोर्ट का आदेश होगा तो। ठीक। हाँ, राजनीति की भाषा मर्यादित होनी चाहिए, किसी धर्म विशेष को लांछित करके नहीं बोलना चाहिए। हम लोग उस दल के लोग हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। तो ऐसे में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का, किसी समुदाय का कभी कोई ईगो या कोई उनका धार्मिक भावना हर्ट ना हो। हम शब्दों का चयन हमेशा करना चाहिए। राजकुमार ठुकराल जो कि पहले आपकी पार्टी में थे, उन्होंने काफ़ी अग्रेसिव बयान भी दिए मुसलमानों के खिलाफ, और कांग्रेस के अगेंस्ट ही थे वो ऑफ कोर्स। अब वो कांग्रेस में जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या रीज़न है? राजकुमार जी पहले भी कांग्रेस में गए थे एक बार। हाँ, पहले भी थे। तो हमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता है राजकुमार जी हमारे ही रहेंगे, आज नहीं तो कल फिर वापस आ सकते। अच्छा, तो आइडियोलॉजी शिफ्ट नहीं हुई है, मतलब आप ये कह रहे हैं सिर्फ टिकट का गुस्सा है? उनका कोई एक भाषण दिखा दी जिसमें ऐसा लगता है उनकी आइडियोलॉजी बदली है। वो तो आज भी कहते हैं कि मैं राम भक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं माता भी है बीजेपी, मेरी राजनीतिक माता है बीजेपी, और राजनीतिक माता मेरी बीजेपी है। और वो ये भी कहते हैं बार बार कि मैं तो बीजेपी में आने के लिए 4 साल खड़ा रहा, मैं रोज कहता रहा। और सफाई देते हैं हमेशा बेचारे, वो यही तो कहते हैं, वो यही तो कभी नहीं कहते कि कभी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की विचारधारा उनके अंदर आ गई है। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। तो आप वेट करें उनका। मैं उनका जितना इंटरव्यू देख रहा हूँ अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की ये विचारधारा, इस पर मैं चल के ये काम करूँगा। वो तो यही सफाई दे रहे हैं कि भाई मैं तो भाजपा में आना चाहता था, भाजपा का ही हूँ, मुझे तो जबरदस्ती तुम लोगों ने वहाँ कर दिया। ये तो कह रहे हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, मार्केट में ये बात जैसे हमने भी कई लोगों से बोली कि अगर वो ज्वाइन हो चुके हैं तो अब तो नहीं ये कहना चाहिए कि अब तो भाई मैं कांग्रेस के लिए हूँ, सब कुछ मेरा उनके नाम है, लेकिन अभी भी वो अपना पुराना दुखड़ा पहले रो रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैं इधर गया। बहुत अच्छी बात साहब। एक नेशनल इश्यूज़ चल रहा है कि नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया, और पिछले 3 सालों से नीट के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट इतनी सक्षम नहीं है कि जो एग्ज़ाम लीक का एक सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कभी एसएससी का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, अब नीट जैसा 2.5-3 लाख बच्चा जिन्होंने मेहनत करी थी वो लीक हो गया, तो क्या हम ऐसा कोई लॉ नहीं बना पा रहे हैं या लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं ये एग्ज़ाम माफियाज को? देखिए, मैं अगर आपसे ईमानदारी से बात करूं
तो लॉ बनने से अपराध नहीं रुकते। जी, लॉ अपराधियों को सजा दिलाता है। ठीक है। अपराध रुकते हैं, अपराध जब नहीं होते जब हमारे अंदर नैतिकता और चरित्र का निर्माण होता है। हम जो भारतीय जनता पार्टी जो व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण की बात करती है, उसके पीछे कंसेप्ट यही है। ठीक है। हमने डॉक्टर तो बना दिया एक अच्छा, अगर उस डॉक्टर के अंदर नैतिकता नहीं है तो अपने हुनर का इस्तेमाल वो गलत भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि वो कोई ऑपरेशन कराने गया तो उसकी किडनी निकाल ले, या किसी और ऑपरेशन के लिए उसने किडनी भी निकाल ली। ऐसी घटनाएं होती है ना। मतलब साफ है कि कानून सख्त, हमने उत्तराखंड में बहुत सख्त कानून बनाए हैं। हमारे धामी जी ने तो नकल माफियाओं को चलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कानून बनाए। उसका अनुसरण पूरा देश के और अन्य प्रांत कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोच लें कि एक व्यक्ति एग्ज़ाम देने गया और जैसे उसको पेपर मिला उसने फट से उसकी फ़ोटो खींच के बाहर भेज दिया, छुपा के फ़ोन ले गया। तो ये पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक तब होता जब पेपर जिस सिस्टम से बन के आ रहा था वहीं से कोई लीक कर देता। अब कोई केवल सरकार को डिफेम करने के लिए सिर्फ पेपर स्टार्ट हुआ नहीं और इतने में उसने बाहर भेज दिया उसका खींच करके। तो ये तो कहीं जो लोग उनको चेक कर रहे होंगे अंदर जाते समय, बच्चों को जो एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, वहाँ पे गड़बड़ हुई, वहाँ कुछ चूक भी हो सकती है। इससे मैं सहमत हूँ कि इस देश में लंबे समय से एक नेक्सस बना हुआ है जो पेपर गिरोह हैं जो पेपरों को लीक करते हैं, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सरकार ने बहुत से काम भी किए। ठीक है। बहुत से गिरोहों को ध्वस्त करने का काम किया। आप देखते होंगे पहले लगातार होते थे, बहुत हमारे उत्तराखंड में कितनी परीक्षाएं हो गई, कोई पेपर इस बीच लीक नहीं है। तमाम हमारे सारे क्लास 3, क्लास 4, क्लास 2 की नौकरियों में अभी आपने देखा कि एग्ज़ाम्स में लड़कों ने 40,000 से अधिक लोग यहाँ भर्ती हुए। कोई क्लरिकल जॉब में गया है, कहीं गया है, और सारा ठीक चल रहा है जब से यहाँ किया है। मुझे उसमें भी लगता है कि कोई किसी लेवल पे कहीं चूक हुई है और हमें उसमें और सघन तरीके से उसकी जांच करनी चाहिए, सिस्टम को देखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अपराध को सजा देने के लिए अपराधी को कानून होता है। कानून बनाने से अगर अपराध रुकते तो इस देश में कानून तो है कि हत्या करने पर 302 लगेगी, तो क्या हत्या होती नहीं है? जितने भी अंग्रेजों के ज़माने कानून है ये, इनके होते भी तो अपराध हो ही रहे हैं ना। हम संतुष्ट तब होते हैं जब अपराधी को सजा मिल गई, हाँ हमारी सिस्टम ठीक काम कर रहा है। लेकिन समाज ऐसा बनाना चाहिए कि अपराध के प्रति हमारी सोच ही ना हो, अपराध की तरफ जाए ना। ऐसा अगर हम राष्ट्र बना पाएँ, समाज बना पाए, तब मुझे लगता है कि इन समस्याओं का जड़ से निदान हो। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया जिसको लेके पूरा कंट्री जो है एक तरीके से सोच में पड़ गई है और काफ़ी टेंस्ड भी है। उन्होंने बोला कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल का यूसेज कम कीजिए और विदेश मत जाइए। इसमें आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी ने देश को फिर से एक नए क्राइसिस में डाल दिया है, ये उसी की तैयारी है? इस देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे जी, और उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन भोजन मत करिए। तो क्या इसका मतलब कि भविष्य में अन्न पैदा नहीं करना था? उस समय के संकट के समय जब अन्न बाहर से लाना पड़ता था, हमारे पास जितना अन्न पैदा होता था उसमें जो 1 महीने का अन्न कम पड़ता था, प्रधानमंत्री ने कैलकुलेट किया कि देश की जनता का सप्ताह में एक दिन भी व्रत कर लेगी तो महीने में 4 दिन हो गया और साल में 48 दिन हो गया। हमारे पास केवल 30 दिन का कम है भोजन, और 48 दिन देश ने व्रत रख लिया तो हमारा इंतजाम पूरा हो जाएगा। और तब तक हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपने बीज, अपने अनुसंधानों के माध्यम से, अपने किसानों के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बना भी लेंगे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की और ऐसा देश में अपील हुई, इसका असर हुआ। देश ऐसा मानता था, इतना प्यार करता था शास्त्री जी से कि उस दिन घर में तो खाना नहीं ही बनता था, होटल ही बंद रहते थे। अच्छा, पूरे देश के। और देश ने 48 दिन का खाना बचा दिया जबकि 30 दिन ही कम थे। और बाद में फिर उन्होंने, आपने देखा यही पन्ना यूनिवर्सिटी थी जिससे मैं पढ़ा, वो हरित क्रांति की जननी कहलाई। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हमने विदेशों से भी टेक्नोलॉजी से उनको अडॉप्ट किया, उनकी रिसर्च को अपनाया।
हमने डॉप वैराइटीज़ के अन्न पैदा किए जिनकी बहुत क्वांटिटी ज़्यादा थी, पैदावार अच्छी थी, और इतना पैदा कर लिया कि आज देश में ये समस्या है कि हम गोदामों में अनाज सड़ता है, हम उसको इतना सरप्लस है। तो आज अगर आज की कोई परिस्थिति विश्व की बनी है, उसमें प्रधानमंत्री कोई देश की जनता से अपील कर रहे हैं, तो वो देश के सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है जी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे अभिभावक हैं पूरे देश के। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो देश मुझे लगता है उसको मानेगा, क्योंकि वो मॉस लीडर हैं, जनता के नेता हैं, उनकी अपील असर करती है। कोरोना में उन्होंने कहा कि आपको ये करना है, लोगों ने माना उसको, इसे भी लोग मानेंगे। बट सर, जैसे कि अभी आपने शास्त्री जी ने कहा था, इंदिरा गांधी जी ने भी एक बार ऐसा कुछ लोगों से ऐलान किया था, मोदी जी ने भी किया, लेकिन एक बात होती है कि लीडर जो है ना, वो इंदिरा गांधी ने अपील नहीं की। इंदिरा गांधी जी से गलती ये हुई कि वो संजय गांधी के प्रभाव में ज़्यादा थी जी, और इसलिए उन्होंने क्या किया, अगर खाली अपील की होती कि बच्चे कम पैदा करो तो शायद उसका अच्छा असर होता। अच्छा। लेकिन वो जबरन जो नसबंदी शुरू कर दी, और उसमें आंकड़े पूरे करने के लिए अधिकारियों ने क्या किया कि जो जिसकी शादी नहीं हुई उस लड़के की भी नसबंदी कर दी। तो ऐसा आंकड़े दिखाने के लिए हमने इतने कर दिए, हमने इतने कर दिए, हमने इतने कर दिए, उसका एक रिएक्शन देश में हुआ, और जो इमरजेंसी में लागू की उसके खिलाफ देश सड़क पर आया, और उसकी परिणति में ये हुआ कि इंदिरा गांधी स्वयं हारी, उनकी पूरी पार्टी हारी। तो देखिए, अपील करना और थोप देने में अंतर है जी। अपील तो कर सकता है कोई नेता, हम मॉस लीडर जनता के नेता, हमने अपील की और हमारी बात मानी, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं मान रहे उनके हम गर्दन दबाने नहीं जा रहे जी, कि जबरन तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई आइडियोलॉजी भाजपा की या मोदी जी की नहीं। सर, लेकिन जैसे कि लीडर होता है वो पूरी दुनिया को लीड करके चलता है, तो जैसे कि मोदी जी ने ऐसा लोगों से अपील की, तो उनको भी थोड़ा सा, अब वो उनके गाड़ी के काफिले चल रहे हैं, उसमें भी कोई ईवी गाड़ी नहीं है, सारी पेट्रोल से चल रही हैं, प्लस अभी वो विदेश दौरे पे भी जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले उनको भी थोड़ा सा अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनकी बात का? करते हैं, मेरे ख्याल जितना मोदी जी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं उतना तो कोई करता भी नहीं होगा। अच्छा। जीवन में जितना उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा है, जितना वो आम आदमी की तरह जीवन जीते हैं, इतना सादा वो भोजन करते हैं, इतना सादगी से वो रहते हैं। अब कुछ नीड्स भी होती हैं, आप मौज मस्ती के लिए विदेश जा रहे हैं, हाँ, वो अलग विषय है, और देश के प्रधानमंत्री को देश की विदेश नीति के तहत कि विश्व से कैसे समर्थन लेना है, कैसे कहाँ क्या करना है, इसके लिए किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जाना हो, दोनों बातों में फर्क है ना। अब आप अगर कोई आपके पास मेट्रो है, आपके पास कोई और साधन है, और आप जबरदस्ती गाड़ी लेके जा रहे हैं, भले जाम में फंसेगी, तेल फूकेगा, ठीक है, वो अलग इशू है। अब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का इशू भी होता है, इतने बड़े राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर है, पहले नहीं चल देगा अकेले, जाहिर सी बात उसके साथ एक सिक्योरिटी चलेगी। एटॉमिक शक्ति हम हैं, उसका भी डिसीजन लेने के लिए हमेशा 24 घंटे उनके साथ वो भी चलता है। तो अब प्रोटोकॉल्स जो है उसको थोड़ी खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन ये अपील इसलिए होती है कि हमारी मितव्ययता हो, हमारे खर्चे कम हो। ठीक ठीक ठीक। तो किया गया। आप देखते होंगे पहले ये जो दायित्वधारी लोग होते थे, हमारी सरकार के पहले 300 लाल बत्तियां बांटी थी तिवारी जी ने, आपको याद हो, जब वो यहाँ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे जी। आज आप कहाँ देखते हैं, गिनती 10, 12, 15, 20 लोग हैं, उनको भी लाल बत्ती नहीं लगाने देते, काफिला लेके नहीं चल सकते, अपनी गाड़ी लेके चलोगे। तो कुछ चीजें की हैं बीजेपी ने, अब कुछ तो देखिए क्या है, सब साधन है, ये साध्य नहीं है। ठीक ठीक ठीक। साधनों की भी जरूरत है, क्योंकि अब अगर हम प्राइम मिनिस्टर से अपेक्षा करें हेलीकॉप्टर से न चलें, गाड़ी से चलें, तो एक हेलीकॉप्टर से जितनी सभाएं अटेंड कर लेंगे, जितनी दूरी तय कर लेंगे, उतनी फिर गाड़ियों से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साहब, आपकी जो राजनीतिक पॉलिटिकल करियर है उसमें आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, मेरी सीख ये है कि आपको कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए सत्ता का, खुशी का जी, क्योंकि आती है जाती है। मैंने जीवन स्ट्रगल बहुत किया, मैं देखता हूँ कभी कभी मेरे अपोनेंट बहुत अहंकार की भाषा बोलते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं मेरी हार की जी, क्योंकि खुद भी वो 3-3 बार आ रहे हैं, टुकराव से भी आ रहे हैं, तिवाड़ी जी से भी आ रहे हैं। तिवाड़ी जी सीएम भी नहीं थे उस समय, बिल्कुल, मैं तो सीएम से भी जीता, तब भी मैं ऐसे ही रहा, सड़क पे पैदल चलता रहा, हारा हूँ तब भी वैसे ही हूँ। तो मेरा पहली बात तो ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम लोग डेमोक्रेसी के सिद्धांत में है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बिल्कुल, ये हमेशा हमारे दिमाग में रहे कि हम लोगों के लिए हैं, लोगों ने हमें बनाया है, और लोगों के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बेशक, ठीक है कि हम पूरे दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते, सारे सिस्टम को अकेले नहीं बदल सकते,
लेकिन कहा है ना कि माना कि अंधेरा घना है, पर एक दीप जलाना कहाँ मना है। वाह, तो अपने स्तर से हम कर सकते हैं, हम किसी को क्या सुकून दे सकते हैं, हम किसी के आंसू पोंछ सकते हैं क्या, हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं क्या, हमारे प्रयास से किसी का कुछ भला हो सकता है क्या। अगर ये हमारी सोच रहे तो मुझे लगता है कि राजनीति और अच्छी हो जाएगी, और सुंदर हो जाएगी, और मीनिंगफुल हो जाएगी। एक लास्ट सवाल, 2027 की क्या तैयारी है साहब, और आपको लगता है कि आपके साथ खड़ी है, माइनॉरिटीज़ भी खड़ी है इस बार? देखिए, चुनाव तो चुनाव है, 2027 तक बहुत दूर है, चुनाव तो एक दिन पलट जाता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं रोज़ यही काम करता हूँ पिछले 30 वर्षों से। मैं एक भी दिन घर नहीं बैठा हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ, रात को घर पहुँचता हूँ, सारा दिन लोगों के बीच रहता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मैं तो यही करता हूँ, रात दिन मेरा काम ही यही है। इसकी कोई तैयारी जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि किच्छा के लोगों को लगता है इस बार कि जिस गति को किच्छा पकड़ चुका था मेरे सेकंड कार्यकाल में, जब सत्ता हमारे पास थी, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, तो जिस तरीके से हम एम्स ला रहे थे, जिस तरीके से हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे थे, जिस तरीके से हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ला रहे थे, जिस तरीके से हम मॉडल डिग्री कॉलेज बना रहे थे, हाईटेक बस अड्डा बना रहे थे, वो वैसी जो स्पीड थी, वो स्पीड पे कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। तो किच्छा जो बहुत दिनों से धूल दूषित किया गया था, धूल में मिलाया गया था, वो जब उठ के खड़ा हो रहा था उस टाइम पे कहीं उनसे कुछ चूक हो गई लोगों से, कुछ लोगों से, और वो एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हम किच्छा ने खो दी। तो मुझे लगता है कि इस बार जब मैं लोगों में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि वो अपना भूल सुधारना चाहते हैं, और मुझसे भी जो कई त्रुटियां हुई थी, कुछ मुझे भी समझ में आई। जब आदमी हारता है, बहुत चीज़ें समझता है, बिल्कुल सीख है। तो मैं भी अपने अंदर वो सुधार ला रहा हूँ। पब्लिक को भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है। ठीक। इसलिए मुझे लगता है कि 27 का परिणाम जो होगा वो डिफरेंट होगा। और माइनॉरिटी इसलिए कुछ थोड़ा बहुत मेरे साथ आएगी क्योंकि माइनॉरिटी ने बहुत उम्मीदें लगाई थी उनसे, तो वो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है। इसलिए माइनॉरिटी का भी एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक साहब, मैं आपका बच्चा खालिद रज़ा, ये आपका कैमरा है, हमारा चैनल है अनफिल्टर्ड आवाज़। आपका कैसा एक्सपीरियंस था, एक बार बता दीजिए, लोगों से कहिए कि हमें खालिद सब्सक्राइब। भाई, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बातचीत करने का अंदाज, सवाल पूछने का तरीका, आपके चेहरे की स्माइल, और आपका जो लुक है एक फिलोसफर जैसा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया। और मैं कामना करता हूँ और सभी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और खालिद भाई का हौसला बुलंद करिए। बिल्कुल। और आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा खंभा होने के नाते, बिल्कुल, जो जन सरोकार है, जो आम जन की आवाज़ है, जो गरीब की आवाज़ है, जो कमज़ोर की आवाज़ है, बिल्कुल, जो कहीं दब जाती है इस शोर में, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारी टीआरपी कितनी है, उस चक्कर में हम सनसनी की तरफ भागते हैं, स्तर गिरा देते हैं। हाँ, वो नहीं होनी चाहिए। जो मौजूद सवाल हैं, जो ज़मीनी सवाल हैं, जो आम जन के सवाल हैं, जो आम जन के मुद्दे हैं, वो जिनके सरोकार हैं, उन पर आप इसी जीवंतता के साथ और इसी स्पिरिट के साथ लगे रहेंगे। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ये आज हमारे साथ थे हमारे वन ऑफ द फेवरेट लीडर, मैं कहूँगा, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ और बहुत उन्हें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। और आज की इस कन्वर्सेशन के बाद ना सिर्फ मैंने कुछ सीखा, जब ये रिलीज़ होगी तो ख़ास तौर पे एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों से अभी छुपी हुई थी, बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ जो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी थी, जिसके बाद मैं मानता हूँ लोगों की आइडियोलॉजी में, मेंटालिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। वो इसलिए आपको ये एपिसोड, हमारी रील्स देखना बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू साहब।